नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के। और अनिंद बैनर्जी हैं, हेड ऑफ करेंसी और कमोडिटी कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। केडिया, सबसे पहले हम शुरुआत गोल्ड के साथ करेंगे। गोल्ड को 2 सपोर्ट तो है, एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो इजराइल और हुती के बीच में चल रहा है, दूसरा भारत और पाकिस्तान पर जिस तरह से बॉर्डर पे तनाव बने हुए हैं उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी वजह ट्रंप की पॉलिसी, वो काफ़ी अस्थिर दिख रही है। अब जिस तरह से उन्होंने विदेशी फिल्मों पर टैरिफ की बात कही है और साथ ही 2 हफ्ते में फार्मा टैरिफ की बात भी कर रहे हैं, तो एक एक करके चीज़ें, कुछ भी यहाँ पर पॉलिसी सर्टेन नहीं दिख रहा है। आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है ऐसे माहौल में एडवाइस करना कि अब गोल्ड का भाव क्या होगा। सर, अब क्या लग रहा है आपको, क्या इस तेज़ी में जो ये वापस से तेज़ी लौटी है, कहाँ तक जाएगा सोना? क्या 1 लाख के पार निकलते आप देख रहे हैं क्या? नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, बिल्कुल स्थिति काफी विकेट होते जा रही है बिकॉज पिछले हफ्ते हमने शुक्रवार को 92,000 का लेवल छू चुके थे और ऐसा लग रहा था कि जिस दिन से हम उम्मीद भी कर रहे थे मार्केट में एक बड़ा fall आएगा और हमने देखा भी कि 99,380 से मार्केट इन लाइन मतलब $3500 से टूटा और 3200 तक का लेवल आ गया था और ऐसा ही लग रहा था कि ये हफ्ते में भी जो चीजें मैच्योर हो चुकी है उसकी वजह से दबाव रहेगा और 3000-3050 का लेवल दिखा देगा। बट सोमवार आते आते हमने देखा मिडिल ईस्ट के अंदर मॉर्निंग में तो कोई चीज ऐसी क्लैरिटी नहीं थी बट शाम को आते थे जो स्टेटमेंट्स आए हैं इजराइल से कि हम पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे हमास को, वो एक ट्रिगर कर गया। हाँ, डेफिनेटली जैसे आपने भी कहा है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अब टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये कितना एस्केलेट होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब रशिया यूक्रेन था तो ऐसा लग रहा था कि महीना 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा, बट आज 3 साल से 4 साल से वो अभी भी चल रहा है, तो वो एक कंसर्न हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का जब पिक्चर्स को लेकर जब टैरिफ आया था तो ऐसा नहीं लग रहा था मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बट धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इसका और इम्पैक्ट ट्रेड मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रेड वॉर जो है अब वो बैकफुट पे चले गया है, फिर से वो अराइज हो गया, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में हमने सोने में 92,000 से बढ़कर 96 तक का मतलब 4,000 रुपए की तेजी देख पा रहे हैं। तो हालांकि फिर से हम उसी मोड पे आके खड़े हो गए हैं जो 15 दिन पहले था। हर चीज वापस एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही जिसकी रैली हमने अब तक देखी है। तो एज ऑफ नाउ बिल्कुल कोई भी चीज प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब 1500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो ये लेवल पे एंट्री करना भी बहुत दुखदायक है। साथ में बुधवार को रात को फेड की बैठक है जहां पे इंटरेस्ट रेट में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट एक तरफ हम देख रहे हैं सुनने में आ रहा है कि एग्रेसिव रेट कट करेगा और डोनाल्ड ट्रंप भी उसके फेवर में, दूसरी तरफ डेटा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मे बी हम पॉज सुनते हुए देखें। तो ये जो आउटकम्स आएंगे उसके बाद ही मार्केट का क्लियर ट्रेंड रहेगा। हालांकि जिस ढंग से मार्केट ने अपनी की रेजिस्टेंस तोड़ चुका है तो मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अदरवाइज 95,800 पे लीजिए, 95,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 96,400 तक का टारगेट रखिए, बट बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल काम मत कीजिए। वॉलिटिलिटी बहुत एक्सट्रीम होने जा रही है अगले 1 हफ्ते में। काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, इसलिए संभल कर ट्रेड करें। और यहाँ पर इतना आसान नहीं है किसी भी एनालिस्ट के लिए, किसी भी एक्सपर्ट्स के लिए बताना कि बाजार किधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर पे तनाव है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है और ट्रंप के मूड को जांचना ये काफ़ी मुश्किल है। चलिए आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? क्या करना चाहिए इस माहौल में? टेक्निकल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, किस तरह का दिख रहा है बाजार फिलहाल? गुड मॉर्निंग विशु गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए, सारे जो फंडामेंटल है वो तो कीडिया जी ने सही बताया है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आई थिंक जब तक 3300 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है तब तक मुझे लग रहा है 3380 से 3400 में वापस टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो सेफ हेवन डिमांड है वो वापस आ गई है। एटलीस्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो वापस से बढ़े। एक और रिपोर्ट भी अभी आ रही है कि इजराइल शायद ईरान पे भी हमला कर सकता है अगर यूएस चाहे तो, बट अभी यूएस फिलहाल उसके उसमें नहीं है। तो वो थोड़ा एक एक इश्यू है कि अगर यूएस और ईरान पे भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है तो मुझे लग रहा है 3450 से 3500 भी गोल्ड आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए तेजी है, बट आई थिंक ऑप्शन के जरिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से काफी वाइड स्विंग्स हम देख रहे हैं। तो 96,000 का जो कॉल ऑप्शन है मिनी में, वो एक बार अगर थोड़ा भी करेक्ट आता है 1850 से 1900 के बीच में,
तो बाय कर सकते हैं 2200 के टारगेट के लिए। 1600 का शिफ्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और अभी भी फिर कोई कैरी पोजीशन मत कीजिए, क्योंकि कल फेड की भी बैठक आने वाली है, काफी वाइल्ड स्विंग्स होने वाली है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, छोटे क्वांटिटी में सोने में बाय कर सकते हैं। जी आपकी राय क्या है गोल्ड को लेकर? हालांकि काफी फंडामेंटल्स की चर्चा केरिया जी ने की है, आप बताइए आप क्या ऐड करना चाहते हैं सर यहाँ पर? देखिए, गोल्ड में बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स है वो है जो सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशंस का डिमांड है, क्योंकि गोल्ड में बेसिकली 3 और 4 प्रकार के डिमांड आते हैं। स्पेकुलेटिव, जो सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशंस का डिमांड है बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन, और आपका जो रिटेल डिमांड है फॉर ज्वेलरी। तो अभी रिटेल डिमांड विल कंटिन्यू टू टेक बैक सीट, क्योंकि जो ड्राइविंग डिमांड होगा वो होगा सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशंस का, और वो चलता रहेगा। ये 9% का एक करेक्शन था, और लास्ट 2 साल में हम लोग ये देख चुके हैं, जब भी 9% का 8-9% का एक करेक्शन आता है इन गोल्ड, मैं गोल्ड इन डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म बायर्स टू एक्यूमुलेट, और वही मौका दिया गोल्ड में। कल ब्रेकआउट था 3270 में इन डॉलर टर्म्स, और वो उसके बाद $100 का एक रैली हो चुका है। तो गोल्ड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, बट इवेंचुअली ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना चाहिए। कल फेड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सिल्वर में एक अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे, क्योंकि सिल्वर में जो $32.70 में जो एक ब्रेकआउट जोन था वो आज सुबह ट्रिगर हुआ है। तो पुल बैक के हम लोग वेट कर रहे हैं। 96,000 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी बनता है ऑन द लॉन्ग, क्योंकि कॉपर प्राइसेस भी स्ट्रांग है, और स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा इसमें बड़ा अराउंड 95,000, तो ऑप्शन के थ्रू भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अपसाइड में 98,000 98,500 तक भी इवेंचुअली सिल्वर जा सकता है। बट कल का जो इवेंट है फेड का मीटिंग, वो वॉलेटिलिटी लाएगा, बिकॉज डॉलर के थ्रू वॉलेटिलिटी रहेगा इन द बुलियन कॉम्प्लेक्स, बट ओवरऑल ट्रेंड इज अपवर्ड। ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, तो माहौल ऐसा है, इतनी सारी खबरें हैं, और साथ ही एफओएमसी की बैठक भी है आज से 2 दिनों की, कल उसका फैसला भी आएगा। ऐसे में आप ऑप्शंस के जरिए जाए और हेज करके पोजीशन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और लॉन्ग साइड में ज़्यादा रहे, ऐसा आनंद बैनर्जी जी को लगता है। चांदी में केरिया जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या चांदी 1 लाख तक जा सकती है क्या? देखिए, जो अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न चल रहा है उसमें कुछ भी वापस हो सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा। बट हाँ, एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग है, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे हैं 96 का, तो पता नहीं कि गोल्ड है कि सिल्वर है। डेट मीन्स गोल्ड सिल्वर दोनों एक ही भाव आ चुके हैं, रेशियो 100 के ऊपर निकल चुका है। तो ठीक है, मार्केट में जो अभी करंट इवेंट चल रहा है वो एक डर का माहौल है जो 97,500 तक गोल्ड चांदी को ले जाए। लेकिन ऐसे टाइम पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है कि आज अगर मैं 200-500 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर कोई पोजीशन बना भी ले तो बहुत रिस्की है, क्योंकि स्पाइक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आज का ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 96,300 पे आज इंट्राडे में लेके चलिए, 97,500 का लेवल मिल जाएगा, बट कैरी मत कीजिए। तो इसे कैरी ना करे, आज इस पोजीशन को काट कर जाए, ये सलाह केरिया जी की तरफ से। आप भाविक बताइए, चांदी पर आपकी राय? देखिए, चांदी मुझे लग रहा है शायद अभी भी अंडर परफॉर्म करेगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस 100 के ऊपर आ गया है। और आई थिंक ये एक फैक्टर है कि चाइना का जो सर्विस पीएमआई है वो 7 महीने के लो पे है। दैट मीन्स के चांदी से जो डिमांड होगी वो भी थोड़ी कम ही रहने वाली है चाइना से। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है गोल्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट चांदी भी, क्योंकि आज गोल्ड के मिरर ही मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, तो 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। अराउंड 2800 3500 का टारगेट रहेगा, और इंट्राडे स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। बेहतर होगा आपके ऑप्शंस के जरिए जाए तो आपके लिए रिस्क भी कम रहेगा, ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। आनंद भी यही कह रहे थे। क्रूड की बात करते, क्रूड में आज अच्छी रिकवरी है, करीब 1.25% की रिकवरी के पीछे वजह खाड़ी देशों में तनाव है। जिस तरह से इजराइल का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उन्होंने यमन पे, इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक्स किए हैं, और उससे लग रहा है कि सप्लाई पर कुछ असर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी लगातार कह रहा है कि अगर कोटा से ज़्यादा अगर मेंबर्स उत्पादन करेंगे तो वो आगे भी और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सप्लाई को लेकर चिंता है। आनंद बैनर्जी जी, आपको लग रहा है ये क्रूड की जो रिकवरी है आज की टिकाऊ है? विश्वभवन जी, एक्चुअली काफी ओवरसोल्ड हो गया था, और डॉलर का जो एक अप्रैल का लो बना था इंटरनेशनली, और 4650 4700 तब एक्चुअली एमसीएक्स ओपन नहीं था ऑन दैट डे।
तो इसके लिए यहाँ पे लोअर लो बना, बट जो इंटरनेशनली ये एक डबल बॉटम बना है अराउंड $55, और जो तनाव बन रहा है इन गल्फ, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट इज ओवरऑल शॉर्ट। तो ये सिचुएशन में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन शॉर्ट कवरिंग क्रिएट कर सकता है, और हो सकता है कि 5100 के आसपास ऑयल जाए, वहां पे फिर शॉर्ट के बारे में पोजिशनली सोचा जा सकता है। इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स का एक स्टांस है इसमें, क्योंकि अभी भी अपसाइड है ऑयल प्राइसेस में। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न जैसे फैक्टर जो सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर जाने दे फिर शॉर्ट करें। अगर खरीदना है तो डिप में खरीदे, अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बेहतर होगा ऑप्शंस के जरिए जाए। केडिया जी, आपकी राय क्या बन रही है? एक तो खबर ये भी पर मार्केट शेयर बढ़ाने की भी काफी होड़ है जो ओपेक प्लस के मेंबर्स है आपस में, इसलिए कई सारे मेंबर्स कोटा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। सर, क्रूड को लेकर आपकी राय? देखिए, क्रूड में हमने जनवरी में $83 का लेवल देखा था, और ये क्लियर था कि ये साल सप्लाई काफी अच्छी रहनी है, जिसकी वजह से आउटलुक तो मंदा ही रहेगा। बट मैंने पहले भी कहा था, अभी भी ये कहता हूं कि ब्रेंट 60 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। हो सकता है नीचे में हम 54-55 के स्पाइक्स आ जाए, बट ये 60 के नीचे देगा नहीं, बिकॉज जितने भी प्रोड्यूसर है उनके लिए फिजिबल नहीं है। डर ये जरूर है कि अब अगर सपोज रशिया यूक्रेन की लड़ाई कम हो जाती, जो हमने ऑलरेडी सीज फायर तक आ रहे हैं, तो रशिया का भी माल मार्केट में आएगा। मिडिल ईस्ट में भी हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में अगर डील हो जाती है तो ईरान का भी माल मार्केट में आएगा, और कहीं ना कहीं यूएस भी चाहेगा कि मैं भी मार्केट में पार्टिसिपेट करूं। तो डेफिनेटली जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि मार्केट में अपने अपने शेयर के लिए फाइट चल रही है, जिसके चलते भाव में गिरावट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये प्राइसेस को एक थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करेगा जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल बना हुआ है। तो इन ऑल अगर मैं अगले 2-3 महीने की भी बात करूं, वॉलिटिलिटी है नो डाउट, बट ब्रांड मुझे नहीं लगता है कि 56-56.5 के नीचे कभी होल्ड करेगा, बिकॉज कॉस्टिंग फिजिबल नहीं है। आज रिकाउंट्स आप देखिए, पिछले 6-8 महीने में रिकाउंट्स कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बैठ पा रही है। वहीं हायर साइड पे मुझे लगता है कि अगर एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ता है तो प्राइस 64-65 पे एज ऑफ नाउ दिखा देगा, बट एक दायरा रहेगा। एमसीएक्स पे टेक्निकली बिल्कुल मुझे भी लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, जिसके चलते कल एक बार लग रहा था कि 47-47.20 तक का एक बॉटम बना देगा, वो हो चुका है। आज मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। 4900 का कॉल लेके चलिए, बिकॉज रिस्क है अभी भी मार्केट में। तो 4900 का कॉल 110 पे लीजिए, 200 तक का टारगेट रहेगा, 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 5000-5020 का एक टेम्पररी बाउंड देखने मिल सकता है। पर कॉल भी आप खरीद सकते हैं 4900 के स्ट्राइक की। आप बताइए भाविक, आपके पास क्या कॉल है क्रूड पर? मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि ओपेक प्लस ने जो शिफ्ट की है उनके वो आई थिंक ओवरहैंग रहेगा पूरे साल का, कि जहाँ पे वो अब तक प्राइस जो है वो डिफेंड कर रहे थे, बट अभी वो छोड़ के उन्होंने मार्केट शेयर डिफेंड करना चलिए, तो उसकी वजह से आई थिंक आगे जाके भी सप्लाई जो है वो हम लग रहा है कि ज्यादा ही बेहतर बढ़ेगा ही। और अभी फिलहाल जो बाउंस बैक हो रहा है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 5000 के करीब एक बार शॉर्ट जरूर से नई पोजीशन ऐड हो सकती है। तो थोड़ा भी उछाल मिलता है अराउंड 4970 फ्यूचर में, तो एक बार मैं 4870 के टारगेट से बेच के ही रिकमेंड करूंगा। 5020 का 6 स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस में आज तेजी है 2% से ज्यादा की, 306 के ऊपर है। अनिल बैनर्जी जी, एनजी पर आपकी राय? देखिए विश्वमोहन जी, इसमें जो यूएस का जो गैस एक्सपोर्ट्स है टू यूरोप, वो काफी रिकॉर्ड अमाउंट में हो रहा है, तो इसके कारण गैस प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों में 326 या 327 तक भी जाए। तो 300 जो 10 का कॉल है वो करीब करीब अभी 16 रुपए 17 रुपए के आसपास है, तो 14 रुपए के आसपास ये मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 12, और अपसाइड में 21-22 तक भी ये जा सकता है, तो अपसाइड के लिए खेलना है। ओके, तो ऑप्शंस के जरिए जाए। केडिया जी, आपके पास ऑप्शंस की क्या कॉल है एनजी में? देखिए, एनजी में ऑप्शन के जरिए भी एंटर कर सकते हैं, जहां पे 300 का कॉल लीजिए 18 रुपए में और 26 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, अब ये सीजनलिटी के पॉजिटिव जोन में आ चुका है। जैसे मैं पहले मंदी बता रहा था 270 तक का, नीचे में 244 तक मिल गया था। अब मुझे लगता है सीजनलिटी में यूरोप की जो स्टोरेज है वो अब 40% पे है, जबकि उनको 90% पे होना चाहिए विंटर्स के अंदर। तो यहाँ पे यूरोप की बाइंग बहुत जबरदस्त तरीके से आती हुई दिखाई देगी। रिसेंट एक ईयू का अपडेट ये भी आया है कि रशिया से अभी भी 19% की सप्लाई आ रही है ईयू में, वो 2027 तक जीरो कर देंगे।
के चलते मुझे लगता है यूरोप को कंसर्न्स रहेगा और ये मई मंथ जो रहता है हमेशा अप्रैल और मई मंथ ये सीजनैलिटी का लोएस्ट लेवल रहता है, यहाँ पे अब बाइंग करनी चाहिए। तो मैंने फ्यूचर के हिसाब ऑप्शन के हिसाब से तो बताया है कि 300 का कॉल लीजिए 26 के लिए, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, 1 महीने का व्यू लेना है, तो आई थिंक 300 का लेवल बहुत बेहतरीन है। फेज मैनर में जाएगा, बट अब ये 360 370 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म डेली चार्ट्स के ऊपर। तो ओवरऑल नेचुरल गैस मुझे यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए एनजी के बाद अब बात करते हैं मेटल्स की। आज सारे मेटल्स तेज हैं, कॉपर, जिंक सब में तेजी है। जिंक तो 1.25% मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा एल्युमिनियम में भी आधे % की तेजी, सिर्फ लेड सपाट है, बाकी तीनों मेटल्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। भाविक, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? मेटल्स में आई थिंक टॉप पिक मेरे कॉपर रहेगी। देखिए, अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो 100 के नीचे आ चुका है, जो पॉजिटिव है। यूएस चाइना का जो ट्रेड टॉक है, हालांकि यूएस के वहाँ पॉजिटिव आ रहा है, बट चाइना की वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। बट आई थिंक मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं वो ट्रेड टॉक जो है वो फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ही हमने देखा कि 840 के ऊपर जो कॉपर है वो सस्टेन कर रहा है, तो आई थिंक वो एक बेहतर रहेगा। तो 844 के करीब बाय कर सकते हैं 851 के टारगेट के लिए, और 839 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप बताइए केडिया जी, आपकी राय बेस मेटल्स पर? देखिए, बेस मेटल में मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज जारी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई ज्यादा बड़ा फ्री फॉल भी नहीं है तो बड़ा जंप भी नहीं है, बट 2-4 ऐसे कमोडिटीज जहां पे मुझे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। पहला है जिंक। जिंक ने जिस ढंग से आज रिकवरी दिखाई है और 240 का लेवल होल्ड कर गया है, इंट्राडे में नो डाउट हम 250 से 252 का टारगेट देख रहे हैं। बट यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू 244 के ऊपर होल्ड रहता है तो 270 तक के भी लेवल जल्द देख पाएंगे। सेकंड कमोडिटी एल्यूमिनियम, जहाँ पे हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 230 का लेवल होल्ड करते हुए देखा है। इंटरडे में 232 पे लीजिए, 235 का टारगेट रहेगा। बट आई थिंक जो पोजिशनली अगर पूरे मई मंथ के लिए व्यू लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है करंट लेवल पे एल्यूमिनियम भी ऐड कीजिए, 244 तक के भी टारगेट हम आने वाले 1 महीने में देख पाएंगे। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर थोड़ा सा स्टेगनेंट है एज ऑफ नाउ, बट जिंक और एल्यूमिनियम पहले रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। आप बताइए अनिल बैनर्जी जी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है? इस तेजी में कहां खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? विश्वमोहन जी, कॉपर में थोड़ा सा वेट करना चाहिए डिप के लिए, क्योंकि ओवरऑल 863 तक ये जा सकता है जो अप्रैल का हाई था। और बट मैं केटीआई जी से सहमत हूँ। अगर किसी को पेशेंटली खेलना है तो एल्यूमिनियम से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि स्लो मूविंग कमोडिटी है, एक अच्छा खासा बेस बन रहा है 230 के ऊपर। तो 229 के नीचे स्टॉप लॉस देके एक पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है इन एल्यूमिनियम। कॉपर में बाय ऑन डिप्स है 863। जिंक भी अपसाइड है, बट जिंक पे मैं उतना बुलिश हूं नहीं जितना कॉपर और एल्यूमिनियम पे हूं। कॉपर और एल्यूमिनियम आपको पसंद है। कॉपर डिप में खरीदारी की सलाह है, एल्यूमिनियम करंट भाव के आसपास भी खरीद सकते हैं, ऐसा कहना है इनका। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गेहूं की एक रिपोर्ट है वो आपको दिखाएंगे, और साथ ही एग्री मार्केट में मसालों में और ग्वार में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात करते हैं गेहूं की। हमारे साथ राहुल चौहान हैं, आईग्रेन के डायरेक्टर हैं। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त दिया है। सर, आपके पास क्या रिसेंट डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अभी तक जो एफसीआई की खरीद की जो रिपोर्ट आ रही है 4 मई तक की, उसमें कहा गया है कि करीब करीब 274 लाख टन की सरकारी खरीद हो चुकी है, और पिछले साल पूरे सीजन में 266 लाख टन की खरीद हुई थी। यानी पिछले साल के कुल खरीद से भी हम आगे निकल चुके हैं और अभी 15 जून तक खरीदारी हो सकती है। सर, क्या सरकार का जो लक्ष्य है, क्या उससे ज्यादा भी खरीदारी हो जाएगी या लक्ष्य के आसपास रहेंगे हम? नमस्कार विश्वमोहन जी, थैंक्स नमस्कार। फॉर कमिंग मी ऑन दिस शो। देखिए, इस साल जो है मौसम ने बहुत साथ दिया फसल का, और लास्ट ईयर के मुकाबले जो एरिया भी बढ़ा है गेहूं का, उसके फलस्वरूप इस साल जो है गेहूं का रिकॉर्ड एक उत्पादन होने जा रहा है। करीब उत्पादन 110 से 115 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच सकता है, और कीमतें जो हैं मंडियों में एमएसपी के आसपास या नीचे चल रही हैं, जिसकी वजह से सरकारी खरीद में इजाफा देखने को मिला है। और दूसरा, एमपी और राजस्थान में भी जो बोनस दिया है उसका सीधा असर हमें सरकारी खरीद पर दिखाई दे रहा है। एमपी की अगर बात करते हैं तो एमपी में बोनस देने के बाद अभी तक 72.7 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो लास्ट जो है इसी
दौरान 39 लाख टन के आसपास थी और पूरे सीजन में 48 लाख टन थी। तो ये सारा जो है एमएसपी के ऊपर जो बोनस दिया है उसका भी असर पड़ा है, प्लस जो अभी सरकारी खरीद है जैसा आपने बताया 274 लाख टन पहुंच चुकी है। पहले खरीद लक्ष्य 312.7 लाख टन था, जिसे बढ़ाकर अब 332 कर दिया है। एमपी में जो पहले 60 लाख टन का लक्ष्य था उसको बढ़ाकर 80 लाख टन कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो फार्मर्स हैं वो सरकार को जो सरकारी घाटा पर ज्यादा माल तुलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस साल का टारगेट है 332 लाख टन, वो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी खरीद में अभी लंबा समय अभी बाकी है। कुछ राज्यों में 15 जून को खत्म होगी, कुछ राज्यों में 30 जून को खत्म होगी। तो ओवरऑल जो है सेटिस्फैक्टरी लेवल पर हमारे स्टॉक्स पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। से 1.5 महीने का वक्त भी है सरकार के पास और खरीदारी के, तो और ये लक्ष्य तो आराम से पूरा होते आपको दिख रहा है। एक तो भाव भी कम है, उससे भी लोग सरकारी एजेंसियों को अप्रोच कर रहे हैं और साथ ही बोनस भी एमएसपी के ऊपर मिल रहा है। इस वजह से भी इस बार अच्छी खरीदारी हो रही है और साथ ही मौसम ने भी साथ दिया है। तो क्या मौसम ने साथ, आपने कहा कि खरीफ उत्पादन के नंबर्स काफी अच्छे आपको दिख रहे हैं, तो गेहूं, पर्टिकुलर गेहूं के बारे में बताइए। क्या सरकार ने को जो लगता है कि 1155 लाख टन के आसपास का रिकॉर्ड उत्पादन की रिपोर्ट जो कृषि मंत्रालय की थी, क्या आपको लगता है कि उतना उत्पादन हो पाएगा? और जो व्यापार के अनुमान है उसमें हमेशा अंतर आता है, क्योंकि सरकार जो है अपने अनुमान में कई चीजें मिलाती है, जैसे कि बीज में कितना इस्तेमाल होने वाला है, वो व्यापारिक जगत में नहीं होता। तो व्यापारिक जो अनुमान है 110 से 115 लाख टन बैठ रहा है। 110 से 115 मिलियन मीट्रिक टन इस पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भाव को लेकर क्या लग रहा है? भाव आगे किधर जाते दिख रहे हैं? क्या और कम हो सकते हैं, इसी आसपास में रहेंगे? अब जितनी गिरावट आनी थी आ गई। देखिए, बहुत एक अच्छा एक काफी लंबे समय के बाद गेहूं बाजारों में ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट जो प्रोक्योरमेंट है, खासकर पंजाब में, वो लास्ट ईयर से बढ़ी है। पंजाब में करीब 112 लाख टन की खरीद अब तक हो चुकी है, जो लास्ट टाइम 112.70 लाख टन के आसपास थी, और पूरे जो साल में 124.65 लाख टन थी। तो पंजाब जैसे राज्य में जहां पर निजी खरीद बहुत कम होती है, इस साल बढ़ती नजर आ रही है। सभी को उम्मीद है कि बाजार जो है वो एक जो अब इस समय बॉटम लेवल तक आ चुके हैं और भविष्य में जो है कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। मेरा ये मानना है कि कीमतों में यहाँ से तेजी तो आएगी, लेकिन जो पिछले साल का जो एक रोकावट स्तर 3200 रुपये पहुंचा था, वहां तक पहुंचने की उम्मीद कम है, और मौजूदा भाव से करीब 150 से 200 रुपए की मैं तेजी लेके चल रहा हूँ। तो 150 से 200 रुपए तक की तेजी आपको दिख रही है। बहुत ज्यादा तेजी, जो पिछले साल की जो तेजी थी वैसी तेजी तो नहीं दिखेगी, लेकिन तेजी थोड़ी अब यहाँ से दिख रही है। जो भी बॉटम बनना था बन गया है। शुक्रिया, आपने तीनों ही मुद्दे पे अपनी राय रखी। चलिए वापस से वायदा बाजार की बात करते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आज भी कमजोरी है। केरिया जी, ग्वार पर आपका व्यू चाहिए। कहा जा रहा है कि बॉर्डर के इलाके राजस्थान के हैं, वहां पर स्टॉकिस्ट ने अपने माल ऑफलोड करना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है सर, ग्वार और गिरेगा या वैल्यू वाई के लिए बढ़िया लेवल आ चुका है ग्वार में, जिनका नजरिया थोड़ा लंबा है मीडियम टर्म के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली ये भाव भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज ये 2 साल के लो पे आ चुके हैं। 4900 कभी भी सस्टेनेबल रहे भी नहीं है। बट बिल्कुल मुझे लगता है जिस ढंग से इंडो पाक का जो कंसर्न्स है, तो जितने भी बॉर्डर एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा गेमा गेमी है। आज भी आप देखो तो सभी एग्री के अंदर दबाव बन रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ठीक है, डे ट्रेड के हिसाब से आप 49 में ले लीजिए, 4980 पे निकल जाइए। बट मार्केट में, एग्री मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, खास करके राजस्थान गुजरात बेल्ट का। और आई थिंक जब तक ये इंडो पाक का कंसर्न्स नहीं सल्टेगा, तब तक मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज में ज्यादा कंसर्न्स रहेगा एज ऑफ नाउ। हाँ, हालांकि ये भी चीज है कि जिस दिन से इंडिया ने वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, उसकी वजह से पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता हुआ दिखेगा। इसका बेनिफिशियल इंडिया पे जरूर आएगा आगे जाके। बट टाइमिंग, आई थिंक गवार टेक्निकली भी अगर देखें तो 49 पे लीजिए, बट ज्यादा बड़ा जिस्ट नहीं है। 4980 पे निकल जाइए। गम में भी 9200 पे लीजिए, 96 तक निकल जाइए। दायरे का सौदा ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मसालों पर बताइए, तीनों मसालों पर। हल्दी आज कमजोर है फिर से, करीब 1.25% गिरावट है। जीरा में 1% के आसपास, धनिया 0.5% कमजोर है। इन तीनों मसालों पर आपकी राय केरिया जी? देखिए, मसालों में मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ हल्दी के अंदर लास्ट लेग ऑफ वीकनेस है, क्योंकि जब हमने 15 का भाव देखा था
वहां पे हमने काफी ऑफलोडिंग होते हुए देखी है। अगले 15-20 दिन में स्विंग और मानसून ये क्लैरिटी आएगी, तो मुझे ज्यादा बड़ा वीकनेस नहीं लग रहा है। बट हाँ, 13,500 13,600 तक का अगर लेवल मिले, वहां पे आप बाइंग करके चलिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा 14,100 के लिए। जीरे के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी के बाद अच्छा करेक्शन भी मिल चुका है, बट ये 21,700-800 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। तो 22,000 पे लेके चलिए, 21,700 का स्टॉप लॉस लगाइए, 22,500 तक का टारगेट रहेगा। अंत में अगर धनिये की अगर बात करें, काफी बड़ा करेक्शन हमने धनिये में ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे हमने देखा क्रॉप के जो रिवाइज नंबर है वो अब 1,08,00,000 1,10,00,000 बोरी के आसपास दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक फॉल बैक था। बट अब मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुका है, तो 7450 पे लीजिए, 7300 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं है क्योंकि ठीक ठाक माल है इस वक्त, बट 7650 तक का लेवल हम धनिये में देख पाएंगे। तो ओवरऑल मसालों में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। भाविक, आपकी राय पूरे ही मसालों पैक पर आपको क्या पसंद आ रहा है आज? आई थिंक मसाले पैक में मुझे हल्दी ज़्यादा पसंद आ रही है। जैसे कीड़े जी ने बताया था, आई थिंक लास्ट लेग है ये सेलिंग प्रेशर का। मुझे भी लग रहा है 13,600 से 13,500 के बीच में एक बार बाय कर सकते हैं। अपसाइड मेरा भी टारगेट लिमिटेड रहेगा 14,200 का, और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 13,300 का। तो आई थिंक हल्दी में इंट्राडे बाय करके चल सकते हैं। तो ये राय है मसालों को लेकर। शुक्रिया भाविक आपका, केरिया जी आपका, अनिल बैनर्जी जी साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुंबई की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट की बात करें तो बाजार दिन के निचले स्तरों पे है। करीब करीब 500 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में दिख रही है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट, 85 अंकों की गिरावट है। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर वायदा बाजार में, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको बताएंगे वायदा बाजार में आपको क्या करना चाहिए। एफएनओ जंक्शन में जल्द लौटते हैं।